नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ दिल्ली से छपने वाले 12 अखबारों के इस बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, क्या खास जानकारी है, हेडलाइंस का कुछ मतलब है, कुछ खास लेख है, कुछ खास खबरें हैं, या अगर मेरे पास कोई जानकारी है, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर रोज़। तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। कई तरह की खबरें हैं। एक खबर तो वो जिससे आप रूबरू हो चुके होंगे, कल अमर सिंह का निधन हुआ है सिंगापुर में। उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां, दिलचस्प किस्से, कहानियां आज के अखबारों में छपी है। एक वीडियो मैंने भी कल अमर सिंह पर बनाया था, जिस वीडियो में 20 साल पहले जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू का एक हिस्सा भी है। हो सके तो आप देखिए उसको। इसके अलावा चीन को लेकर बहुत ज़रूरी खबर है आज, कि जिस ढंग से चीन ने बड़े पैमाने पर नॉर्थ सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल के इलाके में अपनी फौजों की बढ़ोतरी की है, और भारत सरकार क्या कह रही है, इसके बारे में खबर है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के पास चीनी सैनिकों की तैनाती। इसके अलावा मोबाइल क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं 12 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने उसके लिए अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए हैं। उसके अलावा प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, उससे जुड़ी कुछ खबर है। गोरक्षा के नाम पर गुरुग्राम में फिर गुंडागर्दी हुई है, उसकी खबर है, और तमाम ऐसी खबरें। लेकिन शुरू करूंगा दोस्त चीन से। चीन इसलिए क्योंकि चीन के मुद्दे पर बीते 1.5 महीने में हेडलाइन मैनेजमेंट किया गया अखबारों में, तमाम तरह की खबरें प्लांट की गई। वीर रस की हेडलाइन से अखबार कई बार पटे रहे, और अभी भी हमने देखा कि जब राफेल भारत आया तो उस समय लगातार भारत के चैनलों पर आपने देखा होगा, चीन डर गया, चीन भाग गया, चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, थर थर कांपा, पता नहीं क्या क्या हुआ। और उसके बाद हकीकत क्या है? हकीकत यह है, देखिए दोस्तों। और इसके बाद कुछ और पहलू बहुत दिलचस्प बताऊंगा कि जयशंकर विदेश मंत्री, जब उनसे इंटरव्यू किया गया, एक अखबार ने, बड़े अखबार ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में चीन कब LAC के पास यथास्थिति बहाल करेगा या पेंगोंग खाली करेगा, यह नहीं पूछा गया। उस इंटरव्यू में क्या खास बात है, यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले शुरू करते हैं। चीन ने लिपुलेख दर्रे के पास तैनात किए 1000 सैनिक। यह अमर उजाला की हेडलाइन है, आज की हेडलाइन है। अमर उजाला ने छापा इसको कि कैसे लिपुलेख दर्रे के पास, जो उत्तराखंड के पास है, वहाँ पर 1000 चीनी सेना की तैनाती हुई है। और इसी में खबर ये बहुत अहम है। अब तक आप लद्दाख के मोर्चे पर मुकाबला कर रहे हैं, और अब नेपाल की तरफ से चीन ने अपनी फौज की बढ़ोतरी की है। कुछ अखबारों में है, लेकिन कुछ और दिलचस्प जानकारियां आप होल्ड करिएगा, कुछ चीज़ें बताने वाला हूं मैं आपको। तो इसमें है, जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सटे अपने इलाके में एक बटालियन, करीब 1000 सैनिक को तैनात किया। भारत इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। भारत तो गंभीरता से 1.5 महीने से ले रहा है, जब से गलवान में शहादत हुई, और उसके बाद लगातार पेंगोंग को चीन खाली नहीं कर रहा है। खैर, उसके बाद इसी में नेपाल सरकार ने लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में शामिल कर उसे विवादित बना दिया है। इस इलाके में किस तरह से चीन ने अपनी सैन्य जमावड़ा किया है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर यह खबर है। इसी में खबर यह भी है कि लिपुलेख के पास भारत ने मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमीटर की सड़क बनाई है। उसके बाद से नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किया। यह खबर आप जानते होंगे, लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि नेपाल ने नक्शा नेपाल ने बनाया, विवादित नक्शा, जिसमें भारत के उस हिस्से को भी अपने नक्शे में दिखाया, जिस पर बीते महीने काफ़ी बवाल हो चुका है, भारत की तरफ से ऐतराज़ दर्ज किया जा चुका है। उस नक्शे को नेपाल अब UN और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेजने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा चीन की शह, और चीन जिस ढंग से नेपाल की पीठ पर हाथ रखकर उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। लेकिन ज़रूरी क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, यह खबर कई अखबारों में मैं दिखाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया है आज का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है, और ये इंटरव्यू इंद्राणी बागची ने किया है। इंटरव्यू की हेडिंग है, और कैसे हेडलाइन होती है, और क्या जयशंकर से पूछा जाना चाहिए और क्या जयशंकर से नहीं पूछा गया, या कोई अंडरस्टैंडिंग थी, या जयशंकर से बातचीत या इंटरव्यू के पहले तय था कि हम किताब पर बात करेंगे, बाकी चीज़ों पर बात करेंगे, चीन के डिसएंगेजमेंट पर बात नहीं करेंगे, जो देश के लिए सबसे बड़ा इशू है, या जो भी वजह हो। बस इस इंटरव्यू में वो नहीं है, तो क्यों नहीं है? और उसके अलावा टेलीग्राफ की एक हेडलाइन क्या कहती है जयशंकर के बारे में, थोड़ा अतीत में ले जाऊंगा, फ्लैशबैक में। तो इस इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा, वी मस्ट स्टैंड अप टू चाइना, फॉरेन मिनिस्टर।
और इसी में एक बॉक्स है, बॉक्स में दिखा देता हूं, और इस बॉक्स में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं। इसी से आप समझ जाएंगे कि इंटरव्यू में खास बात क्या है। इंटरव्यू में खास बात सिर्फ ये बॉक्स है, जो बॉक्स आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स में देखेंगे। इसका हिंदी में बता दे रहा हूं। इसमें जयशंकर ने कहा, चीन के साथ संतुलन बनाना बहुत आसान नहीं है। अंग्रेजी आप पढ़ पा रहे होंगे। चीन के साथ संतुलन बनाना बहुत आसान नहीं है। बॉर्डर के हालात और भविष्य के रिश्ते को अलग नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी बात कही, ऐतिहासिक, इतनी बड़ी बात कि हम समझ ही नहीं पाते अगर ये नहीं कहते कि चीन के साथ संतुलन बनाना आसान नहीं। ये तो पूरी दुनिया जान रही है, ये तो भारत 70 सालों से जान रहा है। 62 की लड़ाई को देखा, उसके पहले देखा हमने, अक्साई चीन को पर कब्जे को देखा। तो ये नहीं पता है क्या? ये नई बात कही। लेकिन जो बात उनसे पूछी जानी चाहिए और जो हम उम्मीद करते थे कि जिसका जयशंकर जवाब देंगे, क्या वो जवाब मिला? इसी में अंदर के पन्ने पर इंटरव्यू का अगला हिस्सा है। ये आप इंटरव्यू दिखाता हूं, और ये मैं क्यों इंटरव्यू दिखा रहा हूं, और उसके बाद मैं एक हेडलाइन बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप इंतजार करें। इसी में अंदर ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू का हिस्सा है बॉक्स, और ये इंटरव्यू पेज 14 पर छपा हुआ है। इंटरव्यू की हेडिंग है, चाइना शुड नॉट व्यू अस थ्रू यूएस लेंस, दैट वुड बी ग्रेट डिससर्विस। इसमें 9 सवाल है इस इंटरव्यू में, ठीक है। 9 सवाल में एक भी सवाल इसमें चाइना को लेकर उस तरह से न पूछा गया न उसका जवाब है। पहला सवाल से अगर आप देखेंगे तो पहला सवाल में है, इट इज गुड टू सी ए सर्विंग मिनिस्टर राइट ए बुक, व्हाई डिड यू राइट इट। किताब की बात है, इन्होंने किताब की बात बताई है, क्यों किताब लिख रहे हैं, और सर्विंग मिनिस्टर को क्यों किताब लिखना चाहिए, ये सवाल और उसी पर जवाब। और उसके बाद सारे सवाल जवाब अपना इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, भारत, यूएस रिश्ते और तमाम बातें की है। इसी में इन्होंने कहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री इज टू सीरियस टू रन ऑन जस्ट मंत्रास एंड मसल मेमोरी। और उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग मैट्रिक्स ऑफ पावर। इसमें भी इन्होंने दुनिया के चेंजिंग मैट्रिक्स पर बात की है। चाइना से कैसे डील करेंगे, एक सवाल इन्होंने पूछा है। हाउ डू यू डील विथ चाइना इन ए पोस्ट लद्दाख क्राइसिस कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद इन्होंने अपना कुछ लेक्चर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बॉर्डर और चाइना से भविष्य के रिश्ते को अलग नहीं किया जा सकता है। इस पर इन्होंने बात की, और क्या बुक में लिखेंगे ये सारी बात है। और उसके बाद यूएस से रिश्ते और बाकी दुनिया भर की बातें हैं। मतलब दुनिया भर की बातें इस इंटरव्यू में जो भी की गई, छोटा ही इंटरव्यू है, लेकिन चीन कब भारत की जो LAC की तरफ दावेदारी वाला इलाका है, पेंगोंग लेक का इलाका है, 8 किलोमीटर का वो इलाका है, वहाँ से भारत की दावेदारी से चीन कब पीछे जाएगा, न तो उस तरह से पूछा गया न इसका जवाब दिया। लेकिन ये सवाल किसी ने पूछा था, ये सवाल राहुल गांधी लगातार पूछते रहे। और राहुल गांधी जब सवाल पूछते थे और पूछते रहे वीडियो के जरिए, तो राहुल गांधी से नाराज जयशंकर ने एक बार राहुल गांधी के वीडियो के जवाब में क्या कहा, जरा मैं टेलीग्राफ की हेडलाइन आज दिखाना चाहता हूं। बार बार इसलिए मैं टेलीग्राफ का जिक्र करता हूं। यह हेडलाइन है टेलीग्राफ की 18 जुलाई की। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे केंद्र सरकार से, चीन की घुसपैठ क्यों है, कहां है, क्या चीन ने कब्जा किया। तो टेलीग्राफ ने हेडिंग लगाया, जयशंकर ने 10 ट्वीट किए, और ट्वीट के जरिए यूपीए ने क्या क्या नहीं किया, यूपीए के दुनिया के देशों से कैसे खराब रिश्ते रहे, सब बताया। चीन कब जमीन से वापस लौटेगा या यथास्थिति कब होगी वापस, इसके बारे में नहीं बताया। तो टेलीग्राफ ने एक हेडलाइन लगाई, अब देख पा रहे हैं। राहुल ने पूछा व्हाई नाउ, को कोट करके या जयशंकर का नाम लेके इस हेडलाइन में ब्ला 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 क्यों? क्योंकि राहुल के सवाल के जवाब में जयशंकर का 10 ट्वीट, और 10 ट्वीट में एक भी जवाब नहीं जो राहुल ने पूछा था, जो पूरा देश जानना चाहता है। और इसी में एक बॉक्स है, मिनिस्टर चैंट्स यूपीए 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 बट लिटिल अबाउट करंट मेस। मंत्री ने यूपीए यूपीए तो कहा, यूपीए यूपीए का जाप किया, लेकिन अभी मौजूदा हालात जो हैं उस पर मंत्री ने कुछ नहीं कहा। ये बॉक्स है, और उसके बाद एक बगल में बॉक्स है, राजनाथ कांट गारंटी। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने बयान दिया था जब वो ले गए थे कि चीन से बातचीत तो चल रही है, लेकिन हल निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये हेडिंग है, और उसके बाद यही सवाल है राहुल गांधी का, और जयशंकर का जवाब है ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई सवाल तो पूछना पड़ेगा,
सवाल सबकी दिलचस्पी यह है कि चीन कब वापस जाएगा। उल्टा यहां हो रहा है कि चीन अपनी फौजों की तैनाती बढ़ा रहा है। उल्टे अब हो रहा है कि नॉर्थ सिक्किम से लेकर उत्तराखंड में जहां नेपाल ने नक्शे को विवादित कर दिया है, भारत की दावेदारी वाले इलाके को अपने नक्शे में शामिल किया, वहां चीन ने 1000 जवानों की तैनाती कर दी। और टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंटरव्यू करता है। इस इंटरव्यू में न तो वैसे सवाल हैं न तो वैसे जवाब हैं। इंटरव्यू में किताबों की बातें हैं और दुनिया भर की बातें हैं। भारत से कैसे रिश्ते बनेंगे, कैसे भारत क्या भविष्य के लिए सोच रहा है, यूएस और दुनिया भर की बातें। हम लोगों को इसीलिए कोई इंटरव्यू नेता जल्दी नहीं देता है। जब 20 सालों में मैंने बहुत इंटरव्यू किए, ज़्यादातर इंटरव्यू में हुआ कि एक इंटरव्यू के बाद वो जल्दी दोबारा इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होता है। चाहे आज़म खां हो, चाहे शाह इमाम हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बहुत सारे नेता। हालांकि एक दो लोगों ने कई साल के गैप के बाद दोबारा इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर कहा अब नहीं दूंगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, या ये हमारा पत्रकार का दायित्व है कि हम उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सवाल पूछे जो देश को जानना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू कई बार 2 पन्ने में छपते हैं अखबारों में। आपको पता है, रिटन क्वेश्चन जाता है, रिटन आंसर आता है, रिटन सवाल, रिटन जवाब, या एक अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप नहीं पूछेंगे, या एक अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या पूछेंगे। और उस अंडरस्टैंडिंग के इंटरव्यूज आपने बहुत देखे होंगे, तमाम तरह के इंटरव्यू देखे होंगे कि आम काट कर खाते हैं या आम चूस कर खाते हैं, इसे लेकर आप थकते क्यों नहीं टाइप के इंटरव्यू आपने बहुत बार देखे होंगे। तो जयशंकर का ये इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में करीब करीब वैसा ही है कि आज के दौर में, माफ करें, जब चीन भारत की तरफ घुसपैठ कर रहा है, साफ साफ चीन ने पेंगोंग पर कब्जा जमाया, 8 किलोमीटर पर, पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उत्तराखंड में घुसने की कोशिश कर, घुसने की मतलब उत्तराखंड के उस विवादित इलाके को जिसको नेपाल ने विवादित किया, वहां अपनी सेना की तैनाती कर रहा है, अरुणाचल से लेकर नॉर्थ सिक्किम तक अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है। बार बार मीटिंग के बावजूद चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो जयशंकर से सवाल तो सिर्फ इस पर पूछे जाने चाहिए। इसी में खबर यह है कि भारत ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में रजत पंडित की खबर है, पेज नंबर मैं बताता हूं, बहुत ज़रूरी खबर यह भी है, चूंकि ये आपको जानना चाहिए कि दरअसल हो क्या रहा है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से अजीत डोभाल से मीटिंग के बाद, चीनी विदेश मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हर अखबार में खबर छपी कि चीनी सेना पीछे लौटने लगी, लौट गई, हो गया, और बस 2-4 दिन में हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, माफ़ करिए। गलवान वैली के उस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से कहा गया चीन वहां से हटा है, लेकिन बाकी इलाकों में चीन की अभी तैनाती है। अब तैनाती बढ़ाने की बात आ रही है और चीनी सेना बड़े पैमाने पर वहां डिप्लॉयमेंट फिर से कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसी में डेप्सोंग एंड पेंगोंग पुल बैक, इसी में खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि डेप्सोंग और पेंगोंग इलाके में रजत पंडित की स्टोरी है कि अभी फिर से चीनी सेना अपनी तैनाती बढ़ा रही है। डेप्सोंग से चीनी सेना के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उल्टे ये कहा जा रहा है कि एलएसी के पास अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश तक चीन ऐसी हरकत कर रहा है। यही वजह है कि कमांडर लेवल की बातचीत को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया है, जो बातचीत 30 जुलाई को होनी थी, क्योंकि चीन अपनी जिद पर अड़ा है और पीछे नहीं हट रहा है। इसी खबर में यथास्थिति बहाल करने जैसी हालत नहीं दिख रही है, ये खबर भी है। और 8 किलोमीटर तक चीन ने कब्जा जमा रखा है। ये सवाल कौन पूछेगा प्रधानमंत्री से? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था सर्वदलीय बैठक में, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसाया है, ना हमारी पोस्ट पर कोई कब्जा किया है। हमारी पोस्ट पर कब्जा किया या नहीं, हमारी दावेदारी वाले 8 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया है और डंके की चोट पर पीछे नहीं हट रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब उत्तराखंड की तरफ, नेपाल से दोस्ती, नेपाल को शह देना, और उसके बाद इसी में खबर है शी जिनपिंग पुशेज फॉर बूस्ट इन टाइज विथ नेपाल। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि नेपाल की तारीफ करते हुए शी जिनपिंग कैसे नेपाल की पीठ पर हाथ रख रहा है। नेपाल उस नक्शे को दुनिया के देशों को भेजना चाह रहा है, यूएन समेत। टाइम्स ऑफ इंडिया में ही पहले पन्ने पर है, नेपाल सेट टू सेंड न्यू मैप टू यूएन अदर्स, कि यूएन समेत दूसरे देशों को नेपाल वो नक्शा भेज रहा है। तो हम हर तरफ से आज की तारीख में पाकिस्तान से दुश्मनी सर्वविदित है। चीन से ये स्थिति है कि हम बार बार दावे के बावजूद वो पीछे नहीं जा रहा, और नेपाल से ये स्थिति है। ये खबर है दोस्तों, अब आप इसको अपने हिसाब से समझिए। इसी में हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है, वो भी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ दूसरी खबर पर, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और इसी पर टेलीग्राफ की एक और हेडलाइन याद आती है। टेलीग्राफ ऐसे जोखिम मोल लेकर कहता है। एक और हेडलाइन है टेलीग्राफ की, डिड यू लाई पीएम, डिड यू लाई पीएम, सीधा बोला
क्या पीएम आप झूठ बोलते हैं? क्या आपने झूठ बोला प्रधानमंत्री जी? क्या ये हेडिंग देना अखबार का, क्या आपने झूठ बोला प्रधानमंत्री जी? ये टेलीग्राफ ही कर सकता है। आप ये भी हेडलाइन आपको दिखाता हूं। एक और हेडलाइन जिसका जिक्र मैंने परसों के वीडियो में किया था, लायर लायर मुद्दा था सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी का, लेकिन वहां भी कहा गया कि लद्दाख से लेकर कश्मीर तक कोई झूठ बोल रहा है। कोई झूठ बोल रहा है कौन? और उसके बाद जो ये डिड यू लाई पीएम में बॉक्स में प्रधानमंत्री का वो बयान भी था। और झूठ बोल रहा है कौन? अगर लायर कहते, लायर लायर हिंदी में इसको कहेंगे तो झूठे झूठे, साफ इस तरह से टेलीग्राफ ने कहा। और यही हकीकत है। सवाल यह है कि अगर सरकार ने दावे किए, सवाल यह है कि हेडलाइंस को मैनेज किया गया कि सेनाएं पीछे हटी, सवाल यह है कि सारे चैनल ने राफेल के एंट्री के साथ दिखा दिया कि चीन का दम फूल गया, चीन हलकान हो गया, चीन डर गया, चीन के पसीने छूट गए, चीन की घिघी बन गई। अभी 2 दिन पहले भी चैनलों पर ऐसे ही चला। वो सारे वीर रस वाले रिपोर्टर जो लद्दाख में जाकर चीन को डरा रहे थे, उनको ये सवाल पूछना चाहिए सरकारों से, उनको अपने चैट में ये कहना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मुश्किल है क्योंकि भीतर से वीर रस भरा हुआ है। वो वीर रस आपको फर्जी प्लांटेड खबरें बताने को मजबूर करता है, और ये करके आप देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं क्योंकि जनता को सच नहीं बता रहे हैं। सच बताना जरूरी है। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है, उसी में शिशिर गुप्ता की एक खबर है जो एक इसी में खबर है, चाइना मूव्स पीएलए बटालियन नियर इंडियाज लिपुलेख पास। लिपुलेख के पास चीन ने कैसे अपनी तैनाती की है, वही खबर है। इसी में पेज नंबर 4 पर है, जिसमें फिर है कि कैसे चीन लिपुलेख और बाकी इलाके में चीन ने अपनी सेनाओं की तैनाती की है। एक जानकारी इसमें दी है कि भारत सरकार ने अपने जो एम्बेसीज हैं यूएस, रसिया और यूरोप में, उन एम्बेसीज को यह कह दिया है कि विंटर में पहने जाने वाले फौजी जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके लिए कपड़े और विंटर के लिए स्नो टेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों से इमरजेंसी सप्लाई के लिए बात करके रखें। मतलब भारत को डर और खतरा है कि विंटर में चीन अगर नहीं हटा तो कुछ तनातनी की स्थिति हो सकती है। इसी में बाकी खबरें भी है। इसी में अजीत डोभाल से बातचीत का जिक्र है कि उस समय चीन ने भरोसा दिया था अजीत डोभाल से बातचीत में कि वो पीछे हटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शिशिर गुप्ता ने ही उस समय खबर लिखी थी बहुत बड़ी पहले पन्ने पर, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे चीन की तरफ से उन्हें भरोसा दे दिया गया राजनाथ सिंह को और अजीत डोभाल को, और कैसे चीन पीछे हटेगा। ये खबर उन्होंने लिखी थी। आज ये खबर है, हालांकि इसमें वो तेवर नहीं होता है जब आप सरकार की तरफ से खबरें लिखते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद मैं आता हूँ बाकी खबरों पर दोस्तों, जो हालांकि नेपाल को लेकर इसमें भी एक खबर है, वही मेल टुडे में। शी आस्क्ड फॉर बेटर चाइना नेपाल टाइज, मेल टुडे की खबर है। हेडलाइन मैं आपको लगा दूंगा ग्राफिक में देखने के लिए ताकि आप देख पाएं। अब जो जागरण पे आता हूं और बाकी खबरों पे आता हूं दोस्तों, अशोक गहलोत की भी खबर है कि अशोक गहलोत ने कैसे प्रधानमंत्री से कहा है कि आप ये बंद करें जो तमाशा है। भास्कर में पहले पन्ने पर फिर वही खबर है, नेपाल चीन सीमा से लगे लिपुलेख के करीब चीन के 1000 सैनिक। पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव के बाद चीन ने खोला नया मोर्चा, नक्शे की खबर है। और उसके बाद अंदर ये खबर है, गहलोत बोले पीएम मोदी राजस्थान में तमाशा बंद करें। और उसके बाद कैसे उन्होंने कहा बागी विधायकों को आलाकमान माफ़ कर दे तो गले लगा लूँगा। एक ये ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या कहूँ, ये गहलोत बीते 3 दिनों से कह रहे हैं कि अगर अनकंडीशनल बिना शर्त वो माफ़ी मांग लें बागी, तो उन्हें हम वापस उनके साथ अपनी पार्टी में उनसे हम फिर वापस रिश्ता बनाएंगे। ये कहने का अपना कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। उसी में पहली हेडलाइन जो है ये जागरण और बाकी अखबारों की है, 22 कंपनियां देश में 11.5 लाख करोड़ के मोबाइल बनाने आगे आईं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हुआ है। पीएलआई योजना के तहत देश विदेश से आवेदन आए। 5 साल में 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी हेडलाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अब बात आती है कि अगर ऐसा हो, हालांकि शुरुआत के तौर पर अच्छी खबर है, प्रोडक्शन का 20% हिस्सा भारत शिफ्ट करेगा एप्पल। आप सबको एप्पल के बारे में पता होगा कि अमेरिकी कंपनी है, लेकिन चीन में 80% एप्पल का प्रोडक्शन चीन में होता है। मैंने इस पर एक बार डिटेल मैंने काफ़ी जानकारी जुटाई थी, रिसर्च किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि कैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और वहाँ
2.5 लाख एप्पल के कर्मचारी रहते हैं। 3 फैक्ट्रियाँ, 3 अलग अलग जगह फैक्ट्रियाँ, 2.5 लाख कर्मचारी रहते हैं। वहीं टेंट में या उनके लिए शेड्स बने हैं, उनके लिए फ्लैट्स बने हैं, और कैसे वहाँ रहते हैं, कैसे चीन हर तरह की सुविधाएं देता है ताकि अमेरिका सस्ते में, अमेरिका की तुलना में चीन में एप्पल फ़ोन बना सके। और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी है, लेकिन एप्पल उसके बाद भी वहाँ प्रोडक्शन कर रहा है। हालांकि वो चाहता है शिफ्ट करना, और इसके लिए कई देश बात कर रहे हैं, वियतनाम और भारत, उन सब की पहल है। खैर, तो इसमें लॉकडाउन के बाद एक माहौल ये बना है जिसको भारत सरकार का दावा है कि इससे 22 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएगी और भारत को फ़ायदा होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यही खबर जागरण में पहले पन्ने पर, हालांकि सिर्फ यही 3 खबर जागरण में है, लेकिन जागरण में आपको दिखा देता हूँ। ये 3 खबर जागरण में है। चारों खबर अगर देखेंगे तो पहले पन्ने पर सरकारी खबर ही है। पहला, मोबाइल क्षेत्र में मिलेंगे 12 लाख रोजगार, रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू है। इसमें वही है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत भारत में निवेश के लिए 22 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। कंपनियों के नाम है, ऐसे आपको ही पता होगा। 3 लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परोक्ष में ही खेल होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। आपको पता होगा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलना था, और उसके बाद परिणति क्या हुई? पकौड़ा रोजगार योजना का आइडिया आया और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया देश में जहां जहां पकौड़े बेच रहे हैं वो भी तो एक रोजगार है। और सारे नेताओं और मंत्रियों ने उसको जस्टिफाई किया और कहा कि इसमें गलत क्या है। जैसे 2014 के पहले देश में पकौड़े बन ही नहीं रहे थे। पकौड़े तलने, पकौड़े बेचने, ठेले लगाने का सारा आइडिया, बिग आइडिया 2014 के बाद आया क्या? लेकिन चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति हो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ आंकड़ों पर बात ना हो, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े भी आने बंद हो गए। जो संस्था आंकड़े देती थी उसके 2 अधिकारियों पर गाज गिरी या खुद मुक्ति पा लिए। तो ये स्थिति देश में बेरोजगारी के आंकड़े, बेरोजगारी की हकीकत की है और सरकारी दावों की है। पहले पन्ने पर यही है। नीचे प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ एक खबर है, रोजगार मांगने नहीं देने वाले तैयार करेगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति को लेकर कई तरह के बयान हैं। मोटे तौर पर कहें तो एक सकारात्मक चीज़ें दिखती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा सवाल है, और उसके लिए फंड, उसके लिए बुनियादी ढांचा और स्ट्रक्चर, उस पर कई बार बात कर चुका हूँ, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। ये है। उसके बाद नीचे राम भक्त ठाठे मार रहा है, राम भक्तों का उल्लास। तो पूरा अखबार हाँ, यहाँ डॉक्टर सीए भी ले सकेंगे, एमएसएमई वाले कर्ज। सारी खबरें सरकार की है। सरकार क्या करने वाली है, रोजगार देने वाली है, अयोध्या की खबर है और लोन कर्ज की खबर है। तो सरकारी खबर है, सरकारी पन्ना है आज का पहला। अंदर एक लेख है, राम राज्य का माध्यम बने राम मंदिर। सवाल उठता है, क्या राम राज्य का माध्यम राम मंदिर ही सिर्फ बनेगा? राम मंदिर से राम राज्य होगा? मंदिर बनना चाहिए, मंदिर देश की बड़ी आबादी की भावनाओं से जुड़ा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में जिस ढंग से हत्याएं हो रही है, जिस ढंग से अपहरण और फिरौती की फैक्ट्री चल रही है, जिस ढंग से हर रोज़ आपराधिक वारदातें निरंकुश हो चली है, उसकी ज़रूरत है उसको नियंत्रित करने की। सिर्फ भगवान का मंदिर होने से राम राज्य स्थापित कैसे होगा? राम राज्य की परिकल्पना मंदिर से नहीं थी। राम राज्य की परिकल्पना शासन से थी, सुशासन से थी। और उसके बाद क्या हुआ? योगी ने कहा था 2017 में 2019 तक राम राज्य आ जाएगा, 2019 में है। बीते 15 दिनों के भीतर यूपी में क्या हुआ, कितनी घटनाएं हुई। कल भी एक वकील की लाश मिली बुलंदशहर में। ये राम राज्य है क्या? तो सवाल राम राज्य का सिर्फ मंदिर बनने से नहीं होगा। मंदिर पर एक राजनीति हो रही है, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि राम किसी एक के नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। वो सिर्फ मोदी, शाह या वीएचपी या योगी के नहीं है। राम कन कन में है, सबके राम है। तो सबके राम, इनके राम, उनके राम, राम मंदिर के राम और राम राज्य, इसको जरा समझने की जरूरत है। खैर, उसके बाद लिपुलेख पर चीन ने सैन्य छावनी बनाई, 1000 सैनिकों की तैनाती। यही खबर अंदर भी है। उत्तराखंड में लगती लिपुलेख की सीमा छूती नहीं है, कैसे वहाँ तनातनी है, ये खबर है। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह वाली खबर है जो मैं आपको बता चुका। ये जागरण में मोटे तौर पर यह खबर है दोस्तों। उसके अलावा अमर सिंह एक दिलचस्प कैरेक्टर हैं, मैंने पहले भी बताया, कल एक वीडियो मैंने बनाया था और कोशिश करिएगा कि वो वीडियो आप देखिए। उसमें एक इंटरव्यू है अमर सिंह से मेरा, आज से 20 साल पहले का। और उस इंटरव्यू में अमर सिंह क्या कह रहे थे, तब क्या तेवर थे बीजेपी को लेकर, सांप्रदायिकता वाली राजनीति को लेकर,
और अब अमर सिंह 3 साल से दरअसल चाटुकारिता कर रहे थे। हॉस्पिटल में रहते हुए सिंगापुर में, उनके ट्विटर पर कभी जाइए, लगातार हर थोड़े थोड़े दिन पर हॉस्पिटल के बेड पर जर्जर शारीरिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि किडनी, लीवर, कई तरह की उनकी समस्याएं, बीमारियां, लगातार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, गुर्दे फेल हो गए, बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर भी लगातार वीडियो जारी करते थे। और वीडियो जारी करके मोदी सरकार का समर्थन, मोदी के फैसलों का समर्थन, कोविड के दौरान का समर्थन, दिल्ली में चुनाव के दौरान मोदी का समर्थन, तमाम ऐसे वीडियो जारी करते थे जो आपको ट्विटर पर दिखेगा वीडियो। और उसके बाद जब एक बार खबर आई कि वो बुरी तरह बीमार हैं, तब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, टाइगर जिंदा है। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो लोग मेरी मौत की कल्पना कर रहे हैं उनके लिए दुखी खबर है, मैं जिंदा हूँ। खैर, और वो वीडियो का इंटरव्यू जो मैंने किया था, मैं छोटा सा टुकड़ा 20 सेकंड आपको यहाँ दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको मौका मिले तो आप वो वीडियो देखिए जो कल रात मैंने अपलोड किया है। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह। अमर सिंह जी, जब से कल्याण सिंह ने बीजेपी से बागी तेवर दिखाए हैं और बगावत का रुख अख्तियार किया है, तब से यह बात बराबर कही जा रही है कि कुछ मुलायम सिंह के साथ उनकी अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ उनकी कोई बात चल रही है। ऐसा कुछ है क्या? है कि तस्वुर में लोग काफी कुछ सोचते हैं, और जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कांग्रेस के लोगों का दुष्प्रचार है। अगर मुलायम सिंह जी के सुपुत्र के वैवाहिक समारोह में कल्याण सिंह आ गए तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई खिचड़ी पक रही है। कल्याण सिंह जी खुलेआम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का स्वागत कर रहे हैं और वहां सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कल्याण सिंह जी का और समाजवादी पार्टी का कोई वैचारिक मत के किसी स्तर पर है ही नहीं। लेकिन जिस ढंग से कल्याण सिंह आए मुलायम सिंह के बेटे के रिसेप्शन में, कौन सी बड़ी बात है, 2 घंटे रहे, वहीं से वो लगातार राजनाथ सिंह ने परसों मुझे भोजन पर बुलाया, संसद में थे, बोले भाई साहब भोजन करेंगे। अखबारों ने छापा कि ऐसा लग रहा था जैसे 2 पुराने दोस्त मिल रहे हैं। आप छापते ही नहीं। आपने तो ये थे अमर सिंह। वीडियो पुराना है और अमर सिंह को लेकर बहुत दिलचस्प जानकारियां आज भी छपी है। एक्सप्रेस में कुमी कपूर ने लिखा है, और कैसे अमर सिंह के हर दल में रिश्ते थे, हर दल में, दुश्मन दल में भी, वैचारिक तौर पर दुश्मनी थी उससे भी, और सबसे अधिक कॉरपोरेट में, सबसे अधिक फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन से उनके रिश्ते, उनकी दोस्ती, उनकी प्रगाढ़ता चरम पर थी। कहा जाता है अमिताभ बच्चन को उन्होंने ही मंदी से, उस मुश्किल दौर से उबारा जब ABCL बैंकरप्ट हो रहा था, और उसके बाद अमिताभ बच्चन से खराब रिश्ते होना। उन्होंने जब दोस्ती अच्छी थी तो अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या के नाम पर उन्होंने लखनऊ में अपने बंगले का नाम रखा। अमिताभ बच्चन के घर पे ही रहते थे, और जब 2010 से उनके रिश्ते खराब हुए तो पता नहीं अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने क्या क्या कहा। उसी में एक दिलचस्प चीज़ अमिताभ बच्चन की शख्सियत से जुड़ा, माफ़ करें, अमर सिंह की शख्सियत से जुड़ी एक जानकारी। अमर सिंह कहा करते थे, क्षमा दोनों तरफ से जले तो जल्दी बुझ जाती है। ये एक नरेंद्र मिश्रा ने लिखा है नवभारत टाइम्स में अमर सिंह की प्रोफाइलिंग। चूँकि ये कैरेक्टर, ये किरदार बहुत दिलचस्प था। लोग पावर ब्रोकर कहते थे, फिक्सर कहते थे, और बहुत सारी चीज़ें हिंदी में जो हो सकता है वो कहते हैं, क्योंकि दलों से, नेताओं से, पत्रकारों से, बिचौलियों से, हर से इनके रिश्ते रहे, और जिससे रहे संदिग्ध भी रहे, खुले भी रहे, और सेटिंग गेटिंग, जो भी, कल मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, नेटवर्क और नेटवर्थ। तो अमर सिंह नेटवर्क और नेटवर्थ के धनी थे। नेता, जनता के नेता नहीं थे, लेकिन अमर सिंह की नेटवर्किंग का जवाब नहीं। 80 के दशक में यूपी के चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह से करीबी के नाते वो राजनीति में एंट्री हुई। कोलकाता में इनके पिता रहते थे, छोटा मोटा कारोबार करते थे, शायद ताला का कारोबार था। उसके बाद यूथ कांग्रेस से जुड़े और वीरभद्र सिंह से जुड़े, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से रिश्ता बना, बिरला के लिए काम करते थे, माधवराव सिंधिया से करीबी रिश्ते बने। 96 में मुलायम सिंह के साथ जब जुड़े, उसके बाद अमर सिंह का उदय देश ने देखा।
और बहुत सारी कहानियां मैं कल कह चुका हूं। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक चीज़ बताया था बीमारी के बारे में पूछने पर, इसी में लेख में लिखा है, जिसमें अमर सिंह ने कहा बीमार होने से पहले एनबीटी को दिए इंटरव्यू में कहा था, मुझे ये कहने में कोई लज्जा नहीं कि हमने जीवन के सभी 9 रसों का रसास्वादन किया है। आप जब 9 रसों का रसास्वादन करेंगे, गीत, नृत्य, संगीत, राजनीति, यत्र तत्र सर्वत्र आप दिखाई देंगे, तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी विविधता दिखाई देगी तो वो आपको आकर्षक बनाएगी, चर्चित भी बनाएगी और विवादित भी बनाएगी। सही बात है। अमर सिंह टेप में भी फंसे। अमर सिंह बिपाशा बसु के ऑडियो टेप यूट्यूब पर शायद आपको मिल जाएंगे। मैं देख रहा था अभी भड़ास.com पर छपा हुआ है, आप पढ़ लें, सुन लें तो आपको अंदाज़ा लगेगा क्या बात किस हद तक करते थे। SR टेप में भी आए कई तरह के किस्से और टेप, और उसके बाद रिश्वत देने का मामला जब आया न्यूक्लियर डील के समय तो उस वक्त भी नाम आया बीजेपी सांसदों के खरीद फरोख्त में। उसके बाद जेल भी गए। और एक इंटरव्यू अमर सिंह का और है मेरे साथ, जब उन्होंने जयप्रदा को लेकर कहा कि जयप्रदा मेरी छाया की तरह है। वो इंटरव्यू TV9 में मैंने किया था 2019 के चुनाव के वक्त। वो इंटरव्यू देखिएगा और किस तरह की अश्लीलता की हद तक वो सार्वजनिक जीवन में टेलीविज़न कैमरे के सामने बोलने लगते थे। उस इंटरव्यू में मिसाल है, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता जो अमर सिंह ने वहाँ कहा। जब आज़म खां वर्सेस अमर सिंह पर मैंने सवाल पूछा, और आज़म खां से इनकी दुश्मनी ऐसी थी कि पार्टी से जब ये बाहर गए, उसकी वजह एक आज़म खां भी थे 2010 में पहली बार। आज़म खां हाशिए पर गए, उसकी वजह अमर सिंह थे। राज बब्बर हाशिए पर गए, बाहर गए, उसकी वजह अमर सिंह थे। अमर सिंह जब वापस आए तो अखिलेश से तनातनी, उसके बाद फिर बाहर गए तब क्या क्या कहा वो कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसी में फिर 2 लाइन कह के दूसरी चीज़ पर आता हूँ। जब अमिताभ बच्चन से दुश्मनी थी, हो गई, हालांकि बाद में उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए माफ़ी भी मांगी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इसी में नरेंद्र नाथ मिश्रा को कहा, चूँकि मुझे कुछ लाइनें अच्छी लगी, इसमें उन्होंने कहा कि जब कटुता थी अंत तक अमर सिंह को इसका कचोट रहा। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा हुआ, अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी, इनसे मैं नाराज़ नहीं हूँ, खासकर अमिताभ से बिल्कुल नहीं। इन्होंने मेरे अंदर के व्यक्ति और व्यक्तित्व को मारा। मेरे अंदर जो व्यक्ति सहज सुलभ था, जो बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करता था, उस व्यक्ति की मृत्यु अमिताभ जी के आचरण से हुई, क्योंकि गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश न कर, यह शय बनी थी किसी दूसरे जहाँ के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद तो है सिर्फ दास्तां के लिए। तो ये है। और अमर सिंह का ये किरदार, ये कहानियाँ, अगर कहें तो 85-86 से लेकर अब तक 15 साल पहले और 20 साल ये 35 साल के अमर सिंह में 3500 कहानियाँ होंगी। और दागदार भी रहे, दिलदार भी रहे, दुश्मनी भी निभाई तो छक्कर निभाई, दोस्ती भी निभाई तो छक्कर निभाई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 35 साल तक अमर सिंह, हालांकि हाल के दिनों में 5-6-7 सालों से हाशिए पर रहे 2010 के बाद, लेकिन 30 साल तक, और बीच में 15 साल खास तौर से 95 से लेकर 2010 तक, और उसके और पहले कहें तो जब जब मुलायम सत्ता में रहे, चाहे दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट में, चाहे यूपी में, अमर सिंह का जलवा देश ने देखा है। और कहानियाँ, किरदार, सब कुछ। लेकिन कहीं न कहीं अगर एक शब्द में कहें तो फिक्सर थे, पावर ब्रोकर थे। सत्ता के गलियारों में गेटिंग सेटिंग करना, काम कराना, ये उनका मुख्य काम था। और यही अमर सिंह को लेकर ऐसी किस्से कहानियाँ। हम लोग 2 बार मैंने उनका इंटरव्यू किया, दोनों बार इंटरव्यू के बाद वो नाराज़ ही हुए बाद में। हालांकि जिन पत्रकारों से उनकी दोस्ती है, कहा जाता है कि उनसे उनके रिश्ते बिल्कुल अंतरंग थे। हम जैसे लोग किसी के काम के होते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे रिश्ते, कभी भी फ़ोन पर बात हुई, हमने खबर ठोक कर चला दी तो और नाराज़ हुए। और जिन्हें वो मानते थे कि मैनेज होने लायक नहीं है, उनसे दूर रहते थे। तो हम लोगों से हमेशा दूर रहे। मालिकों से, चैनलों के मालिकों से उनके अच्छे रिश्ते रहे। एक बार याद है, मैं इंडिया टीवी का एडिटर था, यूपी में 2017 में तनातनी चल रही थी और अमर सिंह मुंबई में थे। अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, पार्टी से बाहर जाने की स्थिति हो गई थी, वो उन्होंने शिवपाल का पक्ष लिया था। उस वक्त अमर सिंह से बात करने के लिए मैंने मुंबई का एक रिपोर्टर, अश्विनी पांडे, हमारा इंडिया टीवी का रिपोर्टर था, उसको भेजा। अमर सिंह के वो घर पर जहाँ भी वो थे वहाँ पहुँचा। लेकिन अमर सिंह को जैसे ही पता चला कि हाँ रिपोर्टर आ गया, चूँकि वो गोपनीय यात्रा पे थे या नहीं चाहते थे कोई रिपोर्टर उन तक पहुँचे, वो नाराज़ हुए, बहुत तमतमाते हुए बाहर आया और रिपोर्टर से बदसलूकी करने की कोशिश की। वो रिपोर्टर भी बुलंद रिपोर्टर है, आज भी तारीफ़ करता हूँ। वो तैश में उनसे कहता रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। वहीं से उन्होंने कहा, मैं रजत शर्मा को फ़ोन करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और उन्होंने फ़ोन भी किया। और उसके बाद मैंने न्यूज़ रूम में कहा कि नहीं, मैं इस रिपोर्टर के साथ हूँ, रिपोर्टर ने गलत नहीं किया है,
रिपोर्टर ने सवाल पूछा, गलत नहीं है। मेरे पास रजत शर्मा का भी फ़ोन आया कि अजीत ये क्या है, रिपोर्टर ऐसे क्या। मैंने नहीं सर, उसने सही काम किया, उसने अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए हम रिपोर्टर के साथ हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि अमर सिंह की शिकायत पर हम रिपोर्टर से शो कॉज नोटिस करें। और मैंने उस रिपोर्टर को शाबाशी दी कि शाबाश, तुमने सही सवाल पूछा, भले नाराज़ हो, जिसको फ़ोन करना हो करें। तो ये अमर सिंह थे, चूँकि मालिकों से उनके रिश्ते थे, इसलिए वो मैनेज करते रहे। इसलिए बहुत सारे पत्रकारों से उनकी अंतरंगता उनकी वजह थी। ये है एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर खबर है, भूषण ज्वाइंस प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट चिलिंग इफेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ ऑफ फ्री स्पीच। इस खबर को सिर्फ हिंदी में, मुझे कहीं और नहीं दिखी, एक नवोदय टाइम्स में एक खबर दिखी है मुझे, इसलिए मैं उसका खास तौर से जिक्र करूंगा। और नवोदय टाइम्स में भी पहली हेडलाइन वही है, लिपू लेख में चीन ने बटालियन तैनात की, लेकिन अंदर ये खबर छापा है, शौरी, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और एनराम ने अवमानना कानून की वैधता को चुनौती दी। आपको पता होगा कि अवमानना नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से उनको अरुण मिश्रा की तरफ से की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस दिया था, जो उनके ट्वीट थे और जो उनके बयान थे उसको लेकर। लेकिन पहले भी बहुत सारे न्यायविदों ने, जजों ने उनके पक्ष में बयान जारी किया, और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है अरुण शौरी, एनराम और प्रशांत भूषण ने। तो ये खबर है। एक खबर गुरुग्राम की देखी मैंने कि किस ढंग से अभी भी गुंडागर्दी इसके नाम पर, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की खबर की एक थी गुरुग्राम से। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, मेरे ख्याल से बाकी खबरें मोटे तौर पर हो गई, और हो सकता है कुछ खबर छूटी हो। इसमें है सियासत से सिनेमा तक सबके चहेते रहे अमर सिंह, और खबर तो छूटेगी, सब कुछ तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा फोकस ये रहता है कि बड़ी खबर के पहलुओं से आप परिचित हो सके। बाकी तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे प्रधानमंत्री, बड़ी खबर मैं बता सकूं तो, कि बाकी खबरें तो आप ऐसे ही जान लेते हैं। अमर उजाला एक बार मैं देख लूं, और कोई अगर खबर छूटी तो। एक खबर यह है कि एलन मस्क और गेट्स की ट्विटर हैकिंग में 17 वर्षीय निकला मास्टरमाइंड। एक खबर यह है, वही अमर सिंह की बायोग्राफी या उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से हैं। जिस शिद्दत से अमर सिंह ने निभाई दोस्ती, उसी शिद्दत से दुश्मनी भी, और ये उनके बारे में सच जानकारी है। और इसमें जो हैकर है, जो आपको चर्चित कहानी मिली होगी कि कैसे हैकर ने एलन मस्क समेत बिल गेट्स सबके ट्विटर अकाउंट हैक किए थे। 17 साल का ये लड़का निकला पूरे मामले का मास्टरमाइंड। युवा हर फील्ड में बेहतर कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी युवा की कहानी है। दोस्तों अब मैं ख़त्म करता हूँ, चूँकि वीडियो लंबा हो गया, और फिर किसी और वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल आपसे ये आग्रह कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।